दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हमारे स्टूडियो में हमने एक खास शख्सियत को आमंत्रित किया है और उनसे आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में अभी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों में 1314 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। उनकी किस्मत जो है मतपेटियों में बंद हो चुकी है, जो कि 14 नवंबर को खुलेगी और उस दिन पता चलेगा कि बिहार के पहले चरण में, और पहले चरण के तब तक तो 11 नवंबर को दूसरा चरण भी हो जाएगा और किसकी किस्मत में राज करना लिखा है अगली बार ये स्पष्ट हो जाएगा 14 नवम्बर यानी रविवार की शाम तक। बहरहाल आज हमने जिस मेहमान को यहाँ पर खासतौर पर आमंत्रित किया है वो मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं, पेशे से पत्रकार हैं और उनके साथ कम से कम 40 साल की पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव जुड़ा हुआ है। क्योंकि मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में उनका घर परिवार भी है, इसलिए निरंतर पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है जब से चुनावी गतिविधियां शुरू हुई हैं और तब से वे लगातार बिहार के टच में हैं। काफी करीब उनके पास नॉलेज है, काफी करीबी नॉलेज है कि वहाँ किस जिले में क्या हो रहा है। क्योंकि भिलाई एक ऐसी जगह है, छत्तीसगढ़ में भी यूपी और बिहार के काफी लोग, काफी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और यहाँ पर भी तमाम जो गतिविधियां हैं बिहार यूपी की लगातार कनेक्टेड है लोगों के साथ। तो बहरहाल आइए हम आपको पहले सब परिचय करा दें। अरविंद सिंह जी हैं नाम, 40 साल से उनका अनुभव है और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पहले चरण में क्या हुआ और दूसरे चरण में क्या होगा और ओवरऑल बिहार की जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, किसके हाथों में अपने राज्य की तकदीर, अपने राज्य का भविष्य सौंपने के तैयार है। तो अरविंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारी तरफ से आपका हमारे इस स्टूडियो में और आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला उसके लिए। आज हम चर्चा करना चाहेंगे बिहार में जो विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर के पूरे देश में खासतौर पे ये चर्चा है, ये उत्सुकता है कि इस बार क्या होगा। एक तरफ आरजेडी लगातार सत्ता बदलने की बात कर रही है, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके पूरे कम से कम 1 दर्जन मुख्यमंत्री और तमाम कई अन्य मंत्री लगभग 50 के आसपास है, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं और किसी भी तरह से वो कंटिन्यू रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 6 नवंबर को जो पहले चरण का मतदान हुआ है जिसमें 18 जिले हैं, 121 सीटें शामिल है, आपकी नजर में, क्योंकि आप बिहार से जुड़े हैं, आप कैसा महसूस करते हैं कि उसका जो परिणाम है, उसका प्रभाव है एनडीए या इंडिया गठबंधन? 6 नवंबर को प्रथम चरण के 121 सीटों में मतदान हुआ। उसके लिए तो पहले बिहार के मतदाता बधाई के पात्र हैं कि लंबे समय के बाद बिहार के जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ बिना किसी घटना के शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। महिलाओं ने, युवाओं ने और जिन्होंने पहले चरण में पहली बार वोट दिया है उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इससे इस बात का आभास होता है सरकार का जो इस बार का परिणाम होगा, चुनाव परिणाम काफी अप्रत्याशित होंगे। जिस तरह से एनडीए 121 में से 100 सीटों का दावा कर रहा है, उसी प्रकार राजद के तेजस्वी एवं विपक्ष भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। ये सही है कि 121 में से 100 नहीं आएगी, किंतु 2/3 से अधिक बहुमत इस बार एनडीए को पुनः एक बार मिलने जा रहा है। जो महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, महिलाओं का प्रतिशत जिस ढंग से बढ़ा है, वो क्या संकेत देता है? देखिए, महिलाओं के प्रतिशत बढ़ने का मेन संकेत है एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होना, दूसरा नीतीश सरकार ने जो उनको महतारी योजना के तहत 10-10 हजार रुपया दिया वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने भी घोषणा किया तेजस्वी ने कि हम मकर संक्रांति के दिन पूरे 1 साल का राशि एक साथ भुगतान कर देंगे। 30,000 रुपए। हाँ, चूंकि रकम पहले मिल चुकी है और वो मिलने वाली है तो मिल चुकी रकम पर लोग पहले विश्वास करते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में व्यक्तिगत रूप से उन पर दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोपण या करप्शन के कोई आरोप नहीं लगा है और उसी प्रकार 20 साल में नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया है। लेकिन अरविंद जी, खास तौर पर देखा जाए, ठीक है, नीतीश कुमार के ऊपर कभी भी कोई आरोप नहीं लगे, बस सच कहना, इस पर पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल भी इस बात को मानते हैं। लेकिन बात आती है विकास की। जिस तरह देखा जाए, मेन वहाँ की समस्या जैसे पलायन, आज हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें बिहार का आदमी मजदूरी करने न जाता हो, ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है। एक आरोप ये लगता है खासतौर पे कि 20 साल के शासनकाल में भी बिहार में एनडीए सरकार ने रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई कारखाने वगैरह नहीं है जिससे कि बिहार के लोगों को पलायन न करना पड़े, मतलब रोजगार उनको वहीं उपलब्ध हो। इसमें तो फेल हो रही है नहीं तो सरकार। देखिए, मैं निजामी जी आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु ऐसा हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं है जहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करते। रही बात कल कारखाने की, तो रेल का कारखाना है बरौनी में, इंडियन ऑयल का प्लांट है बरौनी में,
ये तो पुराने हैं, लेकिन ना पुराने हैं। 20 साल के कार्यकाल में ये बात संभव है कि कोई भी नया प्लांट नहीं आ पाया है, किंतु वो कारण इस चुनाव में उतना महत्व नहीं है। रही बात विकास की, तो 20 साल के पहले का इतिहास जाएंगे कि शाम को 5 बजे के बाद बिहार के लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। आज के परिवेश में रात्रि में 2 बजे और 4 बजे भी महिलाएं खुलेआम घूमती हैं और आम जनमानस का सड़कों का जाल बीत चुका है। हम ही लोग जाते हैं, पहले हमको जाना होता था तो हम रात में रेलवे स्टेशन पर रुक जाते थे, होटल में रुक जाते थे, किंतु आज में बिहार में जो भी लोग जाते हैं पूरे समय वो रात में 2:30 बजे 4 बजे घर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। कानून व्यवस्था का राज्य है। लेकिन ये देखा जाए, ठीक है आपकी बात सही, इसमें कहीं को दोहराए नहीं, लेकिन हम 2020 के चुनाव में यदि नजर डालें तो मुश्किल से 1 से 1.5% का अंतर था उस समय, और जो बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में कहीं 300 मतों से, कहीं 400 मतों से बहुत सारे रिजल्ट प्रभावित भी हुए थे। एक जैसे AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, बिहार में मुस्लिम आबादी बहुत सारे 18% है, और उन्होंने कम से कम 5 सीटें तो जीती थी और कम से कम 15 से 20 सीटें उन्होंने इंडिया गठबंधन की या RJD की खराब की थी। अगर ये स्थितियां थी 1995 या 2000 के आसपास की, तो नेक टू नेक कंडीशन में पिछली बार थे। क्या बिहार का मतदाता एक युवा नेतृत्व की तलाश, जो निगाह में देखा जाए, क्या वो तेजस्वी पे नहीं नजर आ रही है? जी नहीं, पिछली बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के चिराग पासवान अलग लड़े थे और उन्होंने जदयू के सारे सीटों के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, जिसकी वजह से नुकसान जदयू को हुआ था और बीजेपी को फायदा हुआ था। किंतु इस बार चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ हैं। पूरे 243 सीटों में कहीं भी इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है, किंतु इंडिया गठबंधन के लगभग 12 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के ही उम्मीदवार आपस में टकरा रहे हैं। तो इस बार उसके चलते वोट का प्रभाव और प्रतिशत अलग रहेगा। मुकेश साहनी पिछली बार दूसरे खेल में थे, अब तो फर्क तो जैसे चिराग पासवान की वजह से नुकसान था, तो इस बार मुकेश साहनी की वजह से तो इंडिया को नुकसान हो सकता है। नहीं, मुकेश साहनी की वजह से इंडिया को नुकसान नहीं होगा। और जिस प्रकार से मुकेश साहनी ने RJD उम्मीदवार के लिए अपने भाई को बलि का बकरा बना दिया और एकदम चुनाव से पूर्व संध्या पर उसका नाम वापस ले लिया, उसके चलते बिहार के मल्लाह समाज के लोग RJD से काफी दुखी हैं और वो संभवतः अपना वोट इस बार NDA की तरफ गिरा सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियों को लेकर के JDU काफी हद तक सक्सेस रही है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा है। लेकिन अभी 10 दिन पहले 30 तारीख को दुलार चंद यादव, जो मोकामा से प्रचार कर रहे थे उसमें प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का, उनकी हत्या हो जाती है। सीधा आरोप लगता है अनंत सिंह पे, और अनंत सिंह के ऊपर FIR भी होती है, गिरफ्तार भी कर लेते हैं, जो कि JDU के प्रत्याशी है। तो बाहुबली का जो हिसाब किताब वहाँ पर बिहार में चलता तो आज भी कायम है, चाहे सरकार RJD के हो चाहे वो JDU के हो। JDU के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा हुआ, तो ऐसा कैसे कर सकते कि JDU में या NDA में ये आरोप नहीं लग सकता? नहीं, आरोप सब पर लग सकता है। रही बात बाहुबली की, तो बाहुबली सभी दलों में है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे राजद हो या जदयू हो। किंतु आप ये देखिए कि यदि दुलार चंद की हत्या के बाद तत्काल सरकार ने एक्शन लेते हुए FIR किया और जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को तत्काल रात्रि में पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने स्वयं नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया, तो आप ये देखिए कि कार्रवाई भी तत्काल हुई। सरकार का जो सुशासन है वो स्पष्ट आम जनमानस में दिखा। ठीक है, उस पर कार्रवाई तो हो गई, अनंत सिंह पे कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभालने वाले ललन सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने जो कुछ कहा भरी सभा में कि लोगों को वोट मत डालने दो, ये डालना पड़े तो लेके साथ में जाओ, फिर लेके आओ, तो ये भी तो एक बाहुबली गुंडागर्दी का प्रतीक है साम तौर पर। चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसी आधार पर उनके खिलाफ भी मोकामा के थाने में FIR भी हुआ है। इसको भी आपको जानकारी रखना चाहिए। है ना, ठीक है, लेकिन मतलब एक मंत्री को इस किस्म से। और दूसरी बात, अभी रिसेंटली विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री, उनके यहाँ पर जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन उन्होंने आरोप लगाया, SP के ऊपर भड़क गए कि आपका क्या शासन है, सरकार तो आप ही की है। और उसके बाद वही आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो सकती थी या कुछ भी हो सकता था, RJD कार्यकर्ता होता, तो शासन तो देखिए, विजय सिन्हा की इस बार हालत उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बिहार में काफी नाजुक है। अच्छा। और माहौल बताता है कि इस बार के परीक्षा परिणाम उनके पक्ष में नहीं जाएगा, उसकी बौखलाहट उन्हें हो सकती है। ये हो सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे ऐसा सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग MLA खासतौर पे, उनको वहाँ गांव वालों ने घुसने नहीं दिया और ये कहा कि भाई अभी तक कहाँ थे, 5 साल बाद आप आए हो। उसके बावजूद भी संभावना है, ये संभावना है, क्योंकि भाजपा का जो केडर वोट है
और जदयू का जो कैडर वोट है वो एकदम फिक्स है। लगभग आपकी जानकारी को बता दूं कि 69 भाजपा ने अपने प्रचारक शहर में छोड़ के रखे थे और उन लोगों ने अभी भी इस पर काफी आम जनमानस के घर घर तक जा जाके भाजपा के पक्ष में। और लोगों का एक ही है कि लोग जो भी बिहार में वोट दे रहे हैं वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले एक बीड़ा उठाया था बिहार को बदलने का। आज भी उस पे उनकी गाड़ी चल रही है और 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी खड़े किए, लेकिन 3 सीटों पर उनके प्रत्याशियों को ऐसा उनका आरोप है कि साजिश के तहत बैठा दिया गया। और उन्होंने सीधा आरोप भी लगाया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो दिखाई कि हमारे प्रत्याशी को चुनाव में फॉर्म भरने नहीं दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि देखिए, जन स्वराज पार्टी का प्रशांत किशोर ने 3 साल तक बिहार में काफी मेहनत किया और बिहार के जनमानस को उनसे काफी उम्मीद थी, किंतु उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। क्या उनका चुनाव नहीं लड़ना उसके नेगेटिव में गया? हाँ, प्रशांत किशोर का चुनाव ना लड़ना इस बात को इंगित करता है कि उनकी पूरी तैयारी नहीं हो चुकी थी। रही 3 जो कैंडिडेट का बीजेपी के पक्ष में नाम वापस लेना, तो उसमें कोई दबाव नहीं था। नहीं, उनका घर में बैठ करके जो घर में देखिए वो स्वतंत्र है, देखिए वो स्वतंत्र है, वो आदमी कहीं नहीं शिकायत कर रहे हैं कि मेरे को डरा धमका के मेरा नाम वापस लिया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने माहौल बनाया था कि वो राघोपुर में चुनाव लड़ेंगे और राघोपुर उन्होंने लंबा दौरा किया और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था कि मैं चुनाव लड़ सकूं, तो ये उनके काफी खिलाफ गया है। उन्होंने तो ये कहा था कि उनकी पार्टी के लोगों का दबाव ये था अगर आप एक जगह लड़ेंगे तो बंध जाएंगे, इसलिए आप यदि फ्री रहेंगे तो 243 विधानसभा सीटों 243 विधानसभा में प्रशांत किशोर ने कहीं नहीं किया। 121 सीटों में से मात्र 33 सीटों पर जो प्रथम चरण के चुनाव हुए वो 33 सीटों पर उन्होंने दौरा किया है और प्रशांत किशोर जिस मकसद को लेके चले थे वो मकसद में सफल नहीं हो पाए। लोग उनको बहुत जल्दी पहचान गए। प्रशांत किशोर ने एक दावा किया है कि कुछ भी हो लेकिन 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस दावा में आपको कितना वजन लगता है? देखिए, यदि सरकार एनडीए की बनेगी और एनडीए को बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए को बहुमत ना भी मिले? नहीं, एनडीए को अगर मिले, आपने कहा नहीं, मगर इसलिए कहा कि चूंकि मत पेटियों में कैद होगा और अभी सेकेंड फेज का चुनाव कल अंतिम चरण चुनाव है, तो मैं क्या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह भविष्यवक्ता नहीं है। अभी भी हम केवल जो आंकड़े लगा रहे हैं वो वोटों का जो प्रतिशत आया है उसी के आधार पर लगा रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे उस समय कि 400 सीट हमारी आ रही है, तो ऐसा आप किसी को 240 पर आके अटक गया। परंतु जिस टाइप से बिहार की जनता या बिहार के जो लोग हैं और जो राजनीतिक के प्रखर लोग हैं, उनका कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए को इस बार 135 से ऊपर सीटें मिलेगी। आंकड़े बता रहे हैं 2010, 2015, 2020 में जो रिजल्ट आया था उसमें एनडीए के पक्ष में 50 से लेकर के 57% के आसपास वोट पड़े थे। एक आंकड़ा ये भी बता रहा है कि जब 90-95 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 60 से ऊपर 65-65 के आसपास, तब वो रिजल्ट जो था आरजेडी के पक्ष में था। क्योंकि हालांकि भी एक चरण बाकी है, एक आंकड़े की बात है, लोग इसको इस रूप में भी देख रहे हैं कि ये देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, किंतु इस बार जो आप एक चीज और देखिए कि पूरे जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है वो केवल महिलाओं का बढ़ा है, पुरुषों का नहीं बढ़ा है। पुरुषों के वोट पिछले 4 चुनाव से देख लीजिए तो उसी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। जो महिलाओं के वोट बढ़े हैं वो महतारी योजना में जो 10,000 रुपए की रकम मिली है और जो कानून व्यवस्था है और दूसरा जो बिहार में शराबबंदी है उसका भी फायदा इनको कुछ मिला है। महिलाओं का फोकस मतलब नीतीश कुमार पर? हाँ, महिलाओं का फोकस नीतीश कुमार की तरफ। ठीक है, ये तो बात बोल रहे हैं आप। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि एनडीए गठबंधन ने अभी तक टिल देन राइट नाउ घोषित तौर पे नाम नहीं लिया है? ये वो जरूर कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है पीएम की, सीएम की। मोदी जी भी, अमित शाह और जेपी नड्डा और स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घोषणा कर चुके हैं कि हमारा एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन जैसे उनकी उम्र हो गई है, देखा जाए, और इस बात को सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है। उन्होंने खुद पिछले चुनाव में कहा था कि मैं इस बार आखिरी चुनाव है, लेकिन वो इस बार एक बार और लड़ रहे हैं, बोनस में कहा जाए पुराने में। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ससंबंध विदाई के मूड में है या फिर बीच में इनको बदला जा? देखिए, ऐसा है कि बिहार की राजनीति में भाजपा से ज्यादा जदयू का प्रभाव है। इस वजह से भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को साथ में लेकर चले। यदि जिस किस्म से उनकी उम्र होती जा रही है, हो सकता है कि बीच में कभी चेहरा बदलने की जरूरत पड़ जाती है। एनडीए को लगे उनको प्रमोट करके कहीं
सेंट्रल में मिनिस्ट्री या राज्यपाल बना दिया, तो उनके बाद विकल्प के तौर पे कौन हो सकता है जो एनडीए में उनकी कुर्सी संभाल सकता है? एनडीए में देखिए, कुर्सी संभालने की बात आएगी तो ये भाजपा है, और भाजपा को अपन लोग कई चुनावों से देख रहे हैं। भाजपा कैडर पार्टी है, वो कब किस चेहरे को आगे लाके बैठा दे जिसको कहना संभव नहीं है। आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, आप उड़ीसा का उदाहरण देख लीजिए। तो ये कहना भी संभव नहीं है और अतिशयोक्ति होगी किस चेहरे को वो फोकस करें। चिराग पासवान, नित्यानंद राय, ललन सिंह, क्या ये संभावित? नहीं, ललन सिंह, नित्यानंद राय और चिराग पासवान ये कोई भी इस बार के सरकार में शामिल नहीं रहेगा। ये बताइए, सब तो ठीक है, कांग्रेस एक समय में जबकि वहाँ पर लगभग 40 साल उन्होंने सरकार बनाई और पिछले करीब 25-30 साल से सरकार से बाहर है, क्या वजह है? कांग्रेस की ऐसी स्थिति वहाँ क्यों खराब हो रही है? आप तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब है, किंतु मेरी व्यक्तिगत कांग्रेस को सलाह है कि आप राजद के साथ गठबंधन करने के बजाय यदि आप 243 सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो आपका परीक्षा परिणाम कुछ और ही होगा। 70 में लड़े थे, पिछली बार 19 जीते। हाँ, ये भी उस समय याद होगा, आपको कहा था तेजस्वी यादव ने कि यदि कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा और अच्छा होता तो शायद हम सरकार में होते। बात सही है, इसलिए उन्होंने इस बार वो 60-61 में लड़ रहे हैं, 62 सीट में लड़ रहे हैं और पिछली बार से भी प्रदर्शन कांग्रेस का इस बार और खराब होगा। हाँ, वहीं ओवैसी की पार्टी का चुनाव परिणाम पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? वो तो अब तो जैसे मुस्लिम मतदाता 18% है, उन्होंने देख लिया कि भैया 5 सीटें इनको मिली थी और उसमें से 5 में से 4 चले गए थे आरजेडी में, तो इस बार आधा दर्जन से अधिक सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार जीतेंगे। आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं, आम आदमी पार्टी मतदाताओं के बीच में ओपन हो चुकी है, दिल्ली में उसका पर्दाफाश हो चुका है। आम आदमी पार्टी बिहार के चुनाव में कोई फैक्टर नहीं। जन स्वराज पार्टी ने जो रोजगार देने की बात की वो 30,000 रुपये, क्या फैक्टर काम नहीं करेगा? नहीं कर रहा है। इस बार के जो पहले चरण के चुनाव हुए उस चुनाव में स्पष्ट इस बात दिख रहा है कि जन स्वराज का कोई भी वादा, कोई भी घोषणा पत्र प्रभावी नहीं दिख रहा। चलिए, अब आखिरी एक सवाल आपसे पूछ के इस बात को हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। क्या 10वीं बार नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं यदि नहीं, चेहरा वही रहेंगे, चेहरा एनडीए का वही रहेंगे अगर बहुमत आता? हाँ, बहुमत आएगी, अगर नहीं बहुमत आएगी। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण में क्या होगा ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी। कल के चुनाव प्रचार के बाद 11 को उसका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। पर मैं जिस टाइप से बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों भी मेरे कांटेक्ट में थे, जिनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा था, मैंने आज ही भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात किया, कुछ राजद के नेताओं से बात किया, कुछ मौलवियों से बात किया मैंने आज बिहार में, जिन्होंने सबने बताया, खुद राजद के और मौलवी लोगों ने कहा कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो पर सरकार एनडीए की बन रही है। मोकामा में अनंत सिंह लगातार मोकामा जीत जाएंगे वर्तमान स्थितियों में भी। हाँ, जीत जाएंगे। मोकामा में उनका एक अच्छा प्रभाव है, ठीक है बाहुबली है, पर उनका आम जनमानस में अच्छा प्रभाव है। मतलब ये कहा जाए आपके हिसाब से कि जो नारी शक्ति का जो पड़ा हुआ परसेंटेज है, हाँ, वो इस बार बिहार का भविष्य तय करेगा। हमारी चूंकि स्टूडियो में पहले भी चर्चा हो रही थी, उसमें 2 बातें और सामने अरविंद सिंह जी ने बताई थी, वो ये कि इस बार का जो चुनाव खासतौर पर छठ के आसपास रखा गया है और जो परसेंटेज ऑफ वोटेज जो बढ़ा हुआ महिलाओं का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि छठ पर्व के आसपास चुनाव हुआ है। दूसरी तरफ जो पलायन करके जो बाहर लोग गए थे काम करने के लिए, वो लोग भी वहाँ आए हैं, वो भी रुक के वोट डाल के आ रहे हैं। जो छठ मनाने गए हैं वो भी वहाँ वोट डाल के आ रहे हैं, इसलिए ये परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है। दूसरी बात उन्होंने एक बात और अभी कही थी थोड़ी देर पहले, वो ये कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जो भाई भले अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने विधानसभा से चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। सरकार भले उनको, उनका अंदाज ये है कि एनडीए के बन सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों भाई चुनाव जीतेंगे। बहरहाल इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ किसी ऐसे ही मौके पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।